बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज से बच्चों हम अपनी केमिस्ट्री की 9th क्लास की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम अपनी बायो का सिलेबस भी स्टार्ट कर चुके हुए हैं, जिसके हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट होने वाले हैं। और उसके साथ साथ हमने अपना फिजिक्स का सिलेबस भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज से हम अपना केमिस्ट्री का सिलेबस भी स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अच्छा, तो हम अपना पहला चैप्टर शुरू करने से पहले पहले थोड़ा-सा कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो आपकी जो न्यू बुक है ना, उसके कंटेंट्स भी थोड़े-से चेंज हुए हैं। और जो चैप्टर्स पुराने हैं ना, उसके अंदर भी एक्सप्लेनेशंस को चेंज कर दिया गया, उनको थोड़ा-सा बेहतर बना दिया गया है पहले से। और अब जो आपकी एक्सप्लेनेशंस हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। और एक्सप्लेनेशंस को और ज़्यादा ईज़ी और अंडरस्टैंडिंग बना दिया गया है, और डायग्राम्स वगैरह को भी और बेहतर बनाया गया है। उसके अलावा कुछ पुराने चैप्टर्स को रिमूव भी कर दिया गया और कुछ चैप्टर्स को दूसरे चैप्टर्स का पार्ट बना दिया गया। यानी पहले वो अलग से एक चैप्टर थे, लेकिन अब उनको किसी दूसरे चैप्टर का जो उससे जिससे वो मिलते-जुलते थे, उसका हिस्सा बना दिया गया और उनको एज़ अलग चैप्टर जो है वो खत्म कर दिया गया है। और कुछ न्यू चैप्टर्स भी आपकी बुक में ऐड हुए हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एम्पिरिकल डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस है, और लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स है। इस तरह से नए चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं। तो टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं, जिनको हम पढ़ेंगे इस बुक में। जैसे हमने बायो और फिजिक्स को एक स्टोरी की तरह और एग्जाम्पल से और बहुत इजी तरीके से पढ़ते हैं, और जो टॉपिक मुश्किल होता है ना, उसको हम निमोनिक से और ट्रिक्स से याद करते हैं, ताकि वो हमें साथ साथ याद हो जाए। तो हम इसी तरह से केमिस्ट्री को भी इजी तरीके से और एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस, जिसका हमारा आज लेक्चर 1 है। तो जो बच्चे मेरे साथ बायो और फिजिक्स पढ़ रहे हैं पहले से, उनको तो पता है कि मेरा मेथड क्या है। तो जिन्होंने आज केमिस्ट्री शुरू की है, पहले तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैं इस तरह से पढ़ाती हूँ कि मैं पहले बोर्ड पे आपको छोटा सा एक ओवरव्यू देती हूँ कि हमने आज के टॉपिक में पढ़ना क्या है, ताकि जब हम उसको बुक से पढ़े ना, तो उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हों, आपको समझ आ चुकी हुई हो कि हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसके अंदर है क्या-क्या चीज़ें, और फिर जब हम उसको बुक से पढ़ें तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। अच्छा, तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ना है, यानी मैटर जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज़ होते हैं, उनकी डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी डिफरेंट हालतों के बारे में, उनके अंदर जो फेज़ चेंजेज़ होता है, यानी वो अपनी फेज़ को कैसे चेंज करते हैं, मेल्टिंग से, फ्रीजिंग से, इस सब को हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। जैसे हमने बायो और फिजिक्स में एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ रहे हैं चीज़ों को, इसी तरह से हम केमिस्ट्री में भी सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, उसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक है ना, वो है व्हाट इज़ केमिस्ट्री, यानी उसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री होती क्या है? केमिस्ट्री का मतलब क्या है, कि जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, इससे पहले तो आपकी बुक सिर्फ साइंस थी ना, साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उन सबको पढ़ रहे हैं आप। तो फिर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो साइंस की ये ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। फिर हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को देखेंगे कि क्यों केमिस्ट्री को भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। जैसे फिजिक्स है ना, उसके भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, इसी तरह केमिस्ट्री की भी डिफरेंट ब्रांचेस है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी नॉलेज है, बहुत बड़ी फील्ड है। तो इसको ज़रूरी है कि डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाए, ताकि इसको ईज़िली समझा जा सके। तो आपकी बुक में इन 11 ब्रांचेस को डिस्कस किया गया है, जो आपके शॉर्ट में भी आती हैं, आपके लॉन्ग में भी आती हैं, और किस तरह से आपने शॉर्ट अटेम्प्ट करना है, कैसे आपने इसको लॉन्ग में अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ अभी हम बुक से इसको स्टडी करते हैं और समझते हैं। तो आप सब भी अपनी-अपनी बुक्स ओपन कर लें। तो अब हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब है? हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं ना, जिनको हम देखते हैं, जिनको हम टच करते हैं, वो सब किससे मिलकर बनी होती हैं? वो सब मैटर से मिलकर बनी होती हैं। किससे बनी होती है? मैटर से। अब आप लोग सोचेंगे कि बायो में तो हमने पढ़ा है कि सेल से मिलकर बनी होती हैं, अब पढ़ा रहे हैं कि मैटर से मिलकर बनी होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सब सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग चीजें हैं, वो किससे मिलकर बनी है? वो सब मैटर से, एटम से, इनसे मिलकर बनी होती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर का क्या मतलब है? मैटर की जो हालत होती है डिफरेंट तरह की, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब जो है वो मैटर की स्टेट्स हैं, डिफरेंट हालतें हैं। कैसे? जैसे अब वाटर है, पानी है, बर्फ है, या फिर भाप भाप है, स्टीम है। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन असल में ये एक ही सब्सटेंस है, तीनों एक ही मैटर से, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H2O से ही मिलकर बनी है, और उसी की डिफरेंट क्या है? स्टेट्स हैं। तो हम इसी तरह मैटर की डिफरेंट स्टेट्स को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और उनकी फेज चेंजेस को हम
कि वो अपनी हालत को कैसे चेंज कर सकती हैं, कि मैटर जो है वो एक कंडीशन से दूसरे में कैसे चेंज होता है। जैसे मेल्ट होके आइस है तो वो मेल्ट होके वाटर में चेंज होगी ना, वाटर को हम स्टीम देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो स्टीम में चेंज हो जाएगी। जब हम उसको स्टीम देंगे, भाप देंगे या हीट देंगे तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगी, या फिर जब हम वाटर को फ्रीज कर देंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगी। तो वो मैटर जो है वो अपनी स्टेट को, अपनी फेज को चेंज कैसे करता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे आपके ना कुछ ऐसे लॉस दिए हुए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आपकी इस न्यू बुक में, कि जिसमें ना आपको चैप्टर से पहले ये बताया गया कि आप इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री है क्या? क्योंकि इससे पहले तो जब आप लोग 6, 7, 8 में साइंस पढ़ते आ रहे थे ना, साइंस जो कि एक जनरल टर्म है, और साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। तो अब आपके पास साइंस की आप इन तीनों ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं ना, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, और जो बच्चे बायो नहीं रखी उनकी कंप्यूटर साइंस होती है तो वो कंप्यूटर साइंस को। तो अब हम ये देखेंगे कि जो साइंस की ब्रांच है एक केमिस्ट्री, जिसके ऊपर अब हमारी ये पूरी बुक है जिसको हमने डिस्कस करना है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री कहते किसे हैं। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करती है, क्या इसमें हम क्या सीखते हैं, क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, खसूसियात को, खसूसियात को पढ़ते हैं। उसके अलावा कॉम्पोजिशन को, कॉम्पोजिशन क्या होता है कि वो बनी हुई कैसे है, यानी कॉम्पोजिशन को ना आप यहाँ पे ऐसे समझे जैसे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते आपकी, कोई भी हांडी है, कोई चीज बन रही है या कोई भी खाना बना है तो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, कि क्या चीज कितनी डालनी है, नमक कितना डालना है, और इतनी लाल मिर्च डालनी है, इस तरह से इंग्रेडिएंट्स होते हैं हर चीज के। तो कॉम्पोजिशन भी यही चीज है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, कितने कंपाउंड्स हैं, उनकी परसेंटेजेस कितनी है, तो वो सब्सटेंस की क्या होती है, कॉम्पोजिशन होती है। यानी उसके अंदर कौन से जो चीजें है ना, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, वो कितने डले हुए, कितने परसेंट। और स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को या साख्त को, कि वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी बनावट कैसी है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अच्छा, ये और किस चीज के साथ डील करते हैं, इसमें हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को पढ़ते हैं मैटर के। कौन कौन से दो चेंजेस है, एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें सिर्फ साइज, शेप, कलर वगैरह बदलता है, लेकिन सब्सटेंस जो है वो वही रहता है। जैसे कि हमने आइस की एग्जांपल देखी कि आइस से वाटर बनता है, वाटर से स्टीम बनता है, लेकिन रहता तो वो H2O ही है ना, या यानी उसकी कंपोजिशन तो नहीं ना चेंज हो जाती, वो रहता है H2O ही है। तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस बन जाए, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल अलग हो, यानी पुराना जो सब्सटेंस था जिससे वो चेंज हुआ है उससे बिल्कुल अलग उसकी प्रॉपर्टीज है, तो उसे कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे अब एक पेपर को जला दिया जाए, जब बर्निंग ऑफ पेपर है, जब पेपर को हम जला देते हैं तो वो ऐश में, राख में और स्मोक में बदल जाती है। तो ये दोनों बिल्कुल न्यू सब्सटेंसेस हैं, तो ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हम इन दोनों तरह के चेंजेस को भी पढ़ते हैं। उसके अलावा लॉज एंड प्रिंसिपल्स, जो कानून है, जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, उनको भी देखते हैं, जो जिनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब आगे बताया हुआ है कि ये जो आपको इसके डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड्स यूज हुए ना, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो आगे इन वर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी कॉम्पोजिशन का पता लगाना, उसको डिटर्मिन करना, उसका अंदाजा लगाना, उसका क्या मतलब होता है कि आप परसेंटेज को फाइंड आउट करो किस चीज की, एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की, जो कि एक मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यदि मैंने आपको बताया ना, मैटर में एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स भी होते हैं। अभी आपने परेशान नहीं होना, हम आगे चल के इस चैप्टर में एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को, एटम्स को, हर चीज को आपकी बुक में डिस्कस करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हर चीज की बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं। तो अभी आप बस ये समझ लें कि मैटर के अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, उनके डिफरेंट परसेंटेजेस होते हैं, कि इतने परसेंट ये एलिमेंट है, इतने परसेंट ये कंपाउंड है। तो उसको मैटर की क्या कहते हैं, कॉम्पोजिशन कहते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है, कि मैटर के अंदर जो एटम्स है ना, क्योंकि मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बना होता है। जैसे हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है ना, इसी तरह मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बना होता है। उसके जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बनाते हैं वो होते हैं एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब ये है कि एटम्स की अरेंजमेंट कैसे हुई हुई है, एटम्स किस तरह से जुड़े हैं, यानी किस तरीके से वो एटम्स जुड़े हैं मैटर बनाने के लिए। डिफरेंट एटम डिफरेंट तरीकों से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट मैटर बनते हैं। तो हर मैटर की स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। उसके अलावा फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है वो किस तरह होते हैं, कि जब एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी, या तो कोई मतलब कोई चीज है ना, उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो एनर्जी को अपने अंदर ले लेगा,
एनर्जी उसको प्रोवाइड की जाएगी। तो एनर्जी प्रोवाइड करने से, एब्ज़ॉर्ब करवाने से या तो ये चेंजेज़ आएँगे, या फिर एनर्जी के एवोल्यूशन से। एवोल्यूशन क्या होता है? रिलीज़ हो जाना, निकल जाना, या फिर इस किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, तब भी ये चेंजेज़ होंगे। तो इन चेंजेज़ में एनर्जी या तो एब्ज़ॉर्ब होती है या तो रिलीज़ होती है। तो ये सब कुछ अभी हम केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे हमें बताया हुआ है ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब केमिस्ट्री को ब्रांचेज़ में डिवाइड करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि देखिए ना, अब जैसे आपके स्कूल है, स्कूल में अगर इस तरह से क्लासेस ना बनी हो, तो ढेर सारे जो बच्चे हैं तो वो सब मिक्स हो जाएगा ना, कुछ पता नहीं चलेगा कौन सा बच्चा किस क्लास का है, किसको किस क्लास की बुक पढ़ानी है और किसने किस क्लास का सिलेबस पढ़ना है, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। इस तरह से केमिस्ट्री में जो है ना, वो एक बहुत बड़ा वाइडली स्प्रेड, बहुत बड़ा फैला हुआ, स्प्रेड होता है फैला हुआ, कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ, एक कॉम्प्लेक्स, एक मुश्किल, एक पेचीदा सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री, तो इस वजह से क्या होता है कि उसके, अगर उसको ब्रांचेस में ना डिवाइड किया जाए ना, तो उसके जो स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स हैं, मतलब कि जो उसके मखसूस पहलू हैं, उन पर फोकस नहीं किया जा सकेगा। तो उन पर फोकस करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए ज़रूरी है कि केमिस्ट्री को छोटी-छोटी ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया जाए, ताकि फिर हर जो है वो चीज़ एक अलग ब्रांच में आ जाएगी ना, तो जब एक ब्रांच पर फोकस किया जाएगा तो उसके सारी चीज़ों पर फोकस हो जाएगा। अगर ब्रांचेस में नहीं डिवाइड किया जाएगा, एज़ अ होल केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे ना, तो वो एक बहुत वाइडली स्प्रेड, यानी बहुत बड़ा फैला हुआ एक सब्जेक्ट है। तो उसके हर पहलू को जो है वो डिस्कस करना या उस पे कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो केमिस्ट्री को जो है वो डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया कर दिया जाता है। ये ब्रांचेस जो हैं, इनके अंदर साइंटिस्ट फिर क्या करते हैं, उनको डिस्टिंक्ट एरियाज़ यानी डिफरेंट एरियाज़, मुख्तलिफ एरियाज़ मिल जाते हैं स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए, जिन पर वो फोकस कर सकते हैं फिर। और फिर वो क्या अचीव करते हैं? ब्रेक थ्रूज़ एंड एडवांसमेंट्स। ब्रेक थ्रूज़ एडवांसमेंट्स में क्या फ़र्क होता है? ब्रेक थ्रू होते हैं एक सडन, अचानक से एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर लेना, यानी एक ऐसी चीज़ जो पहले तो नहीं थी मुमकिन, लेकिन अब साइंस ने उसको बदल दिया और एक नई चीज़ इन्वेंट कर ली, डिस्कवर कर ली। और एडवांसमेंट कहते हैं यानी बेहतरी को या डेवलपमेंट को या इम्प्रूवमेंट को, यानी कोई ऐसी डिस्कवरी जो पहले ही हुई भी उसके अंदर थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट कर दी जाए, तो उसे कहते हैं एडवांसमेंट। तो हमारी जो ब्रांचेज़ है ना केमिस्ट्री की, हमारी बुक में 11 ब्रांचेज़ को डिस्कस किया हुआ है, तो उसमें से सबसे पहली ब्रांच को स्टार्ट करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री को। अच्छा, ये जो ब्रांचेज़ है ना, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि ब्रांचेज़ ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करें, और शॉर्ट में जो है वो किसी भी ब्रांच की डेफिनिशन भी पूछी जा सकती है या उसका यूज़ वगैरह, उसकी एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इन ब्रांचेस को जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहली ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का क्या मतलब है? यानी ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों मिल के जो है ना वो चीज़ों को समझाते हैं। जैसे एनर्जी, हीट, प्रेशर, यानी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के रूल्स इसमें अप्लाई होते हैं इस ब्रांच में। अच्छा, ये ब्रांच जो है वो क्या है? इन्वेस्टिगेट करती है, यानी इन्वेस्टिगेट होता है एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ को स्टडी करना। तो क्या ये इन्वेस्टिगेट करती है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो अपने एटॉमिक लेवल पर और मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी ये बहुत छोटे लेवल होते हैं ना, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, सब्सटेंसेस मिलकर ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। तो ये देखती है कि अपने ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल, इन लेवल्स पे जो सब्सटेंसेस हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा, आगे बताया हुआ है कि ये हमें क्या देती है? ये हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देती है किस चीज़ की? फिज़िक्स के लॉज़ की, कि फिज़िक्स के जो लॉज़ हैं वो कैसे एटम्स के बिहेवियर्स को और मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करते हैं, कि एटम्स के बिहेवियर को और उनकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो खसूसियात हैं, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और किस तरह से ये सब जो है वो एक-दूसरे के साथ रिएक्ट करके, जुड़ के या मिल के ऐसे ह्यूज कहते हैं बड़े-बड़े, ऐसे बड़े-बड़े स्ट्रक्चर्स बना देते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड होते हैं, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे ह्यूज स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। उसके अलावा फिज़िकल केमिस्ट्री जो है ना वो ये प्रिडिक्ट करने के लिए भी यूज़ होती है। प्रिडिक्ट होता है अंदाज़ा लगाना या फिर पेशेंट गोई करना, जैसे फ्यूचर के प्रेडिक्शन की जाती है ना, पेशेंट गोई की जाती है, तो ये पहले से किसी चीज़ का बता देना कि ये चीज़ जो है वो ऐसे होगी। तो प्रिडिक्ट होता है पेशेंट गोई करना। तो ये जो फिज़िकल केमिस्ट्री है ना, वो प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ होती है, कि रेट ऑफ रिएक्शंस में किस तरह से चेंजेज़ आएँगे। अब रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेज़ किस तरह आ सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, उसकी जो स्पीड है, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हम टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर वगैरह को चेंज करके ना, रिएक्शन
को कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये टेम्परेचर, प्रेशर इनके रूल्स तो हम फिज़िक्स में ही पढ़ते हैं ना, और रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में फिर हम इनके रिएक्शंस के रेट्स को कंट्रोल करने के जो और उनकी प्रिडिक्शन के मेथड्स को देखते हैं। और उसके अलावा ये क्या ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि इन रिएक्शंस को इंडस्ट्रियल स्केल पर, यानी बड़े-बड़े स्केल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, कौन-सी कंडीशंस हैं कि जिनके बेसिस पे इन रिएक्शंस को इतने बड़े स्केल्स पर भी कैरी आउट किया जा सकता है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना अक्सर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस भी आ जाता है, तो आपने इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ऑप्टिमाइज़ का मीनिंग तो बताया नहीं। ऑप्टिमाइज़ होता है किसी चीज़ को ना बेहतरीन तरीके से या ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से करना, कि रिएक्शंस को जो है ऐसी कंडीशंस देना कि वो इंडस्ट्रियल स्केल पर और ज़्यादा बेहतर तरीके से इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके। अच्छा, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो होती है नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, यानी ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग, ऐसी हम इसमें केमिस्ट्री में ना सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, और ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं जो लिविंग थिंग्स यानी लाइफ से रिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लिविंग थिंग्स है ना, उनके अंदर जो हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन है, जैसे सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह, वो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड से यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लाइफ से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है हमारे पास जिसमें हम ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, उनकी सिंथेसिस के बारे में यानी प्रोडक्शन के बारे में, कि वो बनते कैसे, उनकी कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन हमने अभी देखा कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ों की, मॉलिक्यूल्स वगैरह के एलिमेंट्स की कितनी परसेंटेज है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी खसूसियात क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कि उसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, और कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर लिटिल या तो बहुत कम और या तो ना होने के बराबर कार्बन हो, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट होता। केमिस्ट्री में ना बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी हमने एक अलग ब्रांच बना दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिनमें कार्बन नहीं है उनकी एक अलग ब्रांच बना दी जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं, अब उसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस आ जाते हैं? मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब जब आप पीरियोडिक टेबल वगैरह डिस्कस करेंगे ना आगे चल के चैप्टर्स में हम लोग, तो फिर उसमें इन सबको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, या फिर उनका मिक्सचर, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर जिसे मेटलॉइड भी कहते हैं, वो होता है, या फिर सॉल्ट्स होते हैं, या एसिड्स, बेसिस, इन सब चीज़ों के बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो, उनसे क्या-क्या बनाया जा सकता है, ये इसके ना यूजेस या एप्लीकेशंस में आप लोग लिख सकते हैं ये बात। अच्छा, इससे फर्टिलाइज़र्स बनाए जा सकते हैं, यानी कि खादों में यूज़ होते हैं, मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने में यूज़ होते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? यानी ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ना फ़ास्ट भी कर सकते हैं या फिर स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन खुद ये रिएक्शन नहीं करवा सकते। खुद रिएक्शन नहीं करवा सकते, बस रिएक्शन की स्पीड को फ़ास्ट या स्लो करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको फ़ास्ट या स्लो करते हैं। पिगमेंट्स होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कलर देते हैं, जैसे कि पेंट के कलर्स हैं वो, उनमें पिगमेंट्स होते हैं, या फिर प्लांट्स में जो ग्रीन क्लोरोफिल हमने पढ़ा था, तो हमने कहा था उसके अंदर ग्रीन कलर का क्या होता है? पिगमेंट होता है। कोटिंग क्या होती है? कोटिंग होती है यानी किसी भी लेयर या सरफेस के ऊपर ना किसी और लेयर की कोटिंग करा देना, यानी उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए या डेकोरेशन के लिए किसी और चीज की लेयर लगा देना, लेयरिंग कर देना, उसको हम कहते हैं कोटिंग करना। यानी जैसे कि आयरन पर पेंट की कोटिंग कर दी जाती है ताकि वो रस्ट से, जंग से बच सके। तो ये सब कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाता है। आगे हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो है वो ऐसे कंपाउंड्स को पढ़ते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ऐसे कार्बन कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का उनके अंदर क्या होता है? बॉन्ड, जिन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और उनके डेरिवेटिव्स को भी पढ़ते हैं। डेरिवेटिव्स होते हैं जो हमने अभी फिजिक्स में पढ़ा ना, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी एक तो बेस क्वांटिटीज थी जो बुनियादी क्वांटिटीज थी, और जो उनसे मिलकर बनी थी उनको कहते थे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी उनसे जो अखज हुई थी। तो डेरिवेटिव्स होता है जो किसी दूसरी चीज से मिलकर बनता है। तो एक मेन कंपाउंड्स तो इनमें हाइड्रोकार्बन है ना, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और उसके अलावा इन कंपाउंड से मिलकर जो दूसरे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं ना, इन्हीं हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड से डिफरेंट जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? उनके डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स दोनों को किसमें स्टडी किया जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
अच्छा, आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है, लेकिन जो कार्बन के जो सॉल्ट्स होते हैं ना डिफरेंट, जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। ये क्या लिखा हुआ है? अदर देन, यानी हम इसके जो ये सॉल्ट्स हैं ना कार्बन कंपाउंड्स के, उनको हम इसमें स्टडी नहीं करते। हम सिर्फ मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनको स्टडी करते हैं। इनके जो सॉल्ट्स है ना, उनको इनऑर्गेनिक में स्टडी किया जाता है। हमने देखा ना, इसके सॉल्ट्स को इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। तो इनके जो सॉल्ट्स हैं उनको इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। इस ब्रांच में हम देखते हैं स्ट्रक्चर को, साख्त को, बनावट को, फॉर्मेशन को, बना कि वो बना कैसे, किस चीज़ से मिलकर बना है, प्रॉपर्टीज़ को, खसूसियात को, कंपोज़िशन को, कि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की, मॉलिक्यूल्स की कितनी परसेंटेज है। उसके अलावा रिएक्शंस को, कि ये आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, कौन? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मेजर डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स है, और इनऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। और फिर मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लाइफ के सब फॉर्म्स में पाए जाते हैं, यानी लाइफ में, जिंदगी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। और उसके अलावा ये लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल यानी ज़रूरी भी हैं। अच्छा, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये आपके पेपर में डिफरेंस की फॉर्म में भी आ सकती है। तो मैंने आप लोगों के लिए ना इसका डिफरेंस लिखा है, तो आप इसको अपने पास एज़ इट इज़ नोट डाउन कर लें। ये बिल्कुल सेम वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, और पेपर में डिफरेंस आपने इसी तरह से लाइन लगा के लिखना होता है। बायो और फिज़िक्स में तो मैंने आपको डिफरेंसेस दिखाए हैं ना, जब हमारे किस क्वेश्चन के डिफरेंस होते हैं, तो मैं आपको इसी तरह से लिख कर दिखाती हूँ। तो मैंने आपको वापस सिखाया है कि आप लोग इस तरह से लाइन लगा के हमेशा डिफरेंस लिखने हैं। और ये एज़ इट इज़ आप सारे पॉइंट्स लिख कर आएँगे ना, तो आपको अपने क्वेश्चन में फुल मार्क्स लिखेंगे। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें इस डिफरेंस को। इसमें बाकी सारे पॉइंट्स सेम है, सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स को आप देखें यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो एग्जांपल्स है उसमें ये यूज हो रहे हैं ना, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है हमारे पास, सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। और ये देखिए, ये उनके डेरिवेटिव जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों हैं, तो ये उसी से मिलकर बना हुआ एक कंपाउंड है। और इसमें सॉल्ट आ गई, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एग्जांपल्स में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें एनवायरनमेंट, यानी जो हमारे इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द हर चीज जो प्रेजेंट है वो हमारी एनवायरनमेंट है। तो हमारी एनवायरनमेंट में होने वाली जो चेंजेस हैं उसको देखते हैं, यानी उसके अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं या जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको स्टडी करते हैं। तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम क्या देखते हैं, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। फिनोमेना होता है प्रोसेस या अमल। तो केमिकल और बायोकेमिकल फिनोमेना को देखते हैं, यानी ऐसे जो है ना वो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे एसिड रेन है या फिर फोटोसिंथेसिस है, उनको देखते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द प्लेनेट में, हमारे सारे में हो रहे होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम जो है वो सोर्सेस को, जराए को देखते हैं, उनके रिएक्शंस को देखते हैं, इफेक्ट्स, उनके असर को देखते हैं। और फेट्स, फेट्स होते हैं किस्मत, यानी आगे चल के उसमें क्या होने वाला है, किस चीज में। केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज जो कि एयर में, हमारी हवा में, सॉइल में, वाटर में और हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। केमिकल स्पीशीज से क्या मतलब है? जैसे हमारी एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हमारी सॉइल में नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स वगैरह प्रेजेंट है, या हमारी एयर में पोल्यूशन है उसके स्पीशीज प्रेजेंट है। तो ये सारी केमिकल स्पीशीज हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि विदाउट दिस, इसके बगैर इम्पॉसिबल होगा, नामुमकिन होगा कि हम क्या स्टडी कर सकें ह्यूमंस के इफेक्ट्स को, जो ह्यूमन, जो इंसान इफेक्ट्स डाल रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट पर। यानी इंसान जो है वो अपनी इन्वायरमेंट पर जो इफेक्ट्स डाल रहे हैं केमिकल्स को रिलीज करके। अब ये केमिकल्स कैसे रिलीज हो रहे हैं, इंसान कैसे केमिकल्स रिलीज करें? इंडस्ट्रीज से केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट रिलीज हो रहा है उससे पोल्यूशन बन रही है। उसके अलावा पानी में वो वेस्ट जा रहा है तो वाटर को भी वो खराब कर रहा है। और फिर उसके अलावा जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, जो बाइक्स हैं, उनसे, उनके जरिए से पोल्यूशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारा वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो इसके अलावा इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, इसके थ्रू हम क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कॉजेज को, असर को, इफेक्ट्स को। अच्छा, कॉजेज क्या होती है? वजूहात, वजह क्या है। इफेक्ट्स क्या होता है? असर, कि उसका असर क्या हुआ। और सॉल्यूशंस को, यानी उसका हल क्या हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, हमारे माहौल में जो पोल्यूशन है, जो आलूदगी के डिफरेंट टाइप्स है, तो उसकी वजह को, उसके असर को और उसके सॉल्यूशन को हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के थ्रू।
अब आगे है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब होता है किसी चीज़ का एनालिसिस करना, तज्ज़िया करना। अब इसमें इस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ों की, जैसे कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह या एलिमेंट्स हैं उनके उनकी कितनी क्वांटिटी प्रेज़ेंट है, उनकी कॉम्पोज़िशन कैसी है, उसके अंदर कितनी अमाउंट में जो है वो चीज़ें प्रेज़ेंट है। तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है इसमें हम क्या देखते हैं, हम एनालिसिस करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस का। इसमें सेपरेशन को देखा जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वाटर है तो H2O है ना, तो सेपरेट करके देखा जाएगा कि इसके अंदर कौन-कौन से जो है वो कंपाउंड्स या एटम्स प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो एक तो सेपरेशन होती है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन होती है, यानी पता लगाना कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। फिर उसके एक तो हो गया ना सेपरेशन, एक हो गया आइडेंटिफिकेशन, कि हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। और एक फिर चीज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यानी उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे ना, उनकी कंसंट्रेशन यानी उनकी कितनी-कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, उसको डिटरमाइन करना। आइडेंटिफिकेशन में तो ये देखा ना कि इसके अंदर ये वाली, जैसे अब H2 है, वाटर है, हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो आइडेंटिफिकेशन में हमने ये देखा, इसे कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी सिर्फ ये मालूम करना कि इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेज़ेंट है, क्या कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेज़ेंट है। फिर उनकी क्वांटिटी को पता लगाना, जैसे हम देखें कि इसके अंदर 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है या 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रेज़ेंट है और 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है, तो ये है उसकी कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन करना, जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आता है, यानी कि उसकी क्वांटिटी को पता लगाना। तो अब ये फ़ील्ड जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की ना, ये हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लैब्स वगैरह में इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे जो है वो टेस्ट हो रहे होते हैं, वहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। मेडिसिन्स में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन्स में भी तो एग्ज़ैक्ट एमजी के अंदर जो है वो यूज़ होने होते हैं ड्रग्स, तो उसमें वाटर टेस्टिंग इस तरह ना डिफरेंट फ़ील्ड्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब जो है एंड मैटर को एनालाइज़ करने के लिए ना बहुत अच्छे-अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, नए-नए मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों के रूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज़्म, यानी लाइफ के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज़्म के अंदर कौन-कौन से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं और केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हो रहे हैं। यानी इसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस को देखते हैं, वाइटल प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो इनसाइट होता है अंदर का व्यू देना, स्ट्रक्चर और फंक्शन किनका, मॉलिक्यूल्स, कौन-कौन से मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स, यानी ये सब्सटेंसेस बॉडी में कैसे काम करते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से रिएक्शन करते हैं, सेल्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, फूड की डाइजेशन कैसे करते हैं, फूड की ब्रेकडाउन कैसे करते हैं, एंजाइम्स कैसे रिलीज होते हैं, केमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। उसके अलावा प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो होता तो प्लांट्स में, लेकिन ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन होता है हमारे पास, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स, 6 जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं, मिल के वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन होता कहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो केमिस्ट्री की फील्ड में स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ना, वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो चेंजेस हो रहे होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। ये हमारे पास एटम होता है ना, जिससे मिलके हमारे पास हर मैटर बना है। हमने अभी देखा कि मैटर जो एटम से मिलकर बना है। अब जो एटम होता है, एटम के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह से इसके डिफरेंट शेल्स में। तो एक एटम का स्ट्रक्चर होता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे भी सही केमिस्ट्री में। तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस, इसमें जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अच्छा, इसमें रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, यानी जो रेडिएशन रिलीज हो रही होती है ना न्यूक्लियस से, उसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। एनर्जी या रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल्स, जिस तरह डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं वो उससे रिलीज हो रहे होते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस का क्या मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर ना डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूट कर छोटे न्यूक्लियस बना देते हैं, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। या फिर जो छोटे 2 न्यूक्लियस होंगे, जैसे एक न्यूक्लियस टूट के 2 छोटे न्यूक्लियस बना देगा, इसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज होती है। या फिर 2 छोटे न्यूक्लियस जो है वो मिल के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देंगे, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, उसको भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं।
अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ये ना आपने डेफिनेशन के साथ साथ सबकी एप्लीकेशंस याद रखनी, क्योंकि आपके पास शॉर्ट में ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड राइट डाउन इट्स एप्लीकेशंस या राइट डाउन इट्स यूजेस, इस तरह से। तो आपने सबकी एप्लीकेशंस को साथ साथ याद रखना है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस होती हैं एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर में कैसे होती हैं, ज़राअत में, खेती बाड़ी में कैसे इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। अब उससे प्लांट्स के अंदर जो है ना वो अच्छी वैरायटीज डेवलप की जाती हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर जो फूड की प्रिजर्वेशन की जाती है, रेडिएशन के जरिए से उसको सेफ बनाया जाता है। तो एग्रीकल्चर में भी इसका काम है, मेडिसिन में भी, इंडस्ट्रीज में, रिसर्च में, इन सब प्रोसेसेस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का काम होता है। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर होता है जब बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने से, यानी छोटे 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 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंबाइन होते जाएंगे डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स बना के। ये तो मैंने इस तरह से बना दिया ना बॉक्स में, डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जब इस तरह से कुछ बन जाता है बड़ा मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉली मीन्स होता है मैनी, यानी मैनी छोटे छोटे मर्स से, हिस्सों से मिलकर जो है ना एक बड़ा कंपाउंड बनना है, जिसको कहते हैं पॉलीमर। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है ना उसको पॉलीमर कहते हैं, और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये लार्ज बनते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मोनोमर्स। अच्छा, तो अब पॉलीमर क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि लिंक होने से बनता है, या सीरीज से या फिर चेन से बनता है, किसकी, उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स की। अच्छा, पॉलीमर केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं, खसूसियात को, स्ट्रक्चर को, और पॉलीमर की सिंथेसिस को, कि वो बनता कैसे है। पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो होते हैं लार्ज, और मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूल ही होते हैं, यानी दो तरह के मॉलिक्यूल हम पढ़ते हैं ना, माइक्रो मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके उनसे मिलके जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो पॉलीमर केमिस्ट्री में हम पॉलीमर्स को भी स्टडी करते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को भी स्टडी करते हैं। अब आगे इसकी एग्जांपल है, जिसको आप एप्लीकेशन भी कह सकते हैं और एग्जांपल भी, कि काफ़ी सारे मटेरियल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, सेलुलोज है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये सब पॉलीमर्स हैं, यानी ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, अमाइनो एसिड से, यानी काफ़ी सारे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अमाइनो एसिड मोनोमर्स और प्रोटीन्स क्या हो गया, पॉलीमर्स। उसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज हमने बहुत दफा बायो में पढ़ा है, किससे मिलकर बना होता है, पॉलीसेक्राइड, जो कि एक शुगर का मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे पॉलीसेक्राइड्स जो है वो मिलते हैं, मोनोमर्स पॉलीसेक्राइड्स के मिलते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसको हम कहते हैं सेलुलोज। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो चेन या सीरीज की फॉर्म में अरेंज होते हैं और क्या बना देते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स के भी अंदर डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, और एक जो है इसके अंदर बेस लगी होती है, नाइट्रोजीनियस बेस। लेकिन न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मोनोमर्स हैं और वो मिलते जाते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो इन पॉलीमर्स की स्टडी को कहते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। आगे है जियो केमिस्ट्री। जियो हम कहते हैं अर्थ को, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ते थे ना, अर्थ की स्टडी को क्या कहते थे, जियोग्राफी। तो जियो कहते हैं अर्थ को, और केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों के जियो केमिस्ट्री में अर्थ की केमिस्ट्री को देखते हैं, यानी अर्थ के अंदर जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, सॉइल है, वाटर है, उसमें कौन से केमिकल एलिमेंट्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो केमिकल कॉम्पोजिशन किस चीज़ की, अर्थ की, उसके जो अंदर उसके सोर्सेज की, उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह हैं जिससे मिलकर अर्थ बनी है, उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, जियो केमिस्ट्री। ये उसकी डेफिनेशन होगी। अच्छा, अब जियो केमिस्ट्री पहले तो सिर्फ मिनरल्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूज की जाती है। एक्सप्लोर क्या होता है, पता लगाना, रिसर्च करना। तो अर्थ जिन मिनरल्स से मिलकर बनी है, पहले तो सिर्फ उनके ऊपर रिसर्च की जाती थी, लेकिन अब इसके साथ साथ जो है वो और भी एप्लीकेशन इसकी आ गई हैं, यानी कि सिर्फ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स को पता लगाने, और जियो केमिकल मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, किसी चीज को लोकेट करना। तो अर्थ के अंदर जो केमिकल्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका कैसे कैसे इंटरेक्शन होते हैं। इसके अलावा अब इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, यानी कि इन्वायरमेंट को मॉनिटर करना। मॉनिटर क्या करना, चेक करना उसको, कि सॉइल या फिर वाटर पोल्यूशन वगैरह उसको डिटेक्ट करना। फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट में, जंगलात के अंदर जो सॉइल्स है, जो उसके अंदर जो मिट्टी है, उसके न्यूट्रिएंट्स को देखना, उनकी स्टडी को, न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करना, ताकि फॉरेस्ट की ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा मेडिकल रिसर्च, जैसे कि डिजीजेज हैं या फिर हेल्थ इश्यूज वगैरह हैं, तो उनको जो है वो इन्वायरमेंट के केमिकल्स से कैसे ट्रीट किया जा सकता है या कैसे लिंक किया जा सकता है। तो अब इसके अंदर ये एप्लीकेशंस भी अब आ चुकी हैं जियो केमिस्ट्री की। अच्छा, जियो के थर्मल हीट पंप्स होते हैं। जियो क्या होता है, अर्थ, और थर्मल क्या कहते हैं, हीट को। तो थर्मल भी हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी को ही कहते हैं ना, एनर्जी को कहते हैं।
तो जो जियोथर्मल हीट पंप्स है ना, वो ऐसे पंप्स होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं। वो ज़मीन के अंदर जो हीट जो स्टोर हुई होती है ना, उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ में लाते हैं, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली यूज़ में ले आएँगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या हीट के थ्रू। अब क्या होता है कि ये पंप को यूज़ करते हैं, एक पंप सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर को ट्रांसफ़र करता है बिल्डिंग्स के अंदर। किस फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, विंटर्स में, सर्दियों में तो हीट करने के लिए उनको यूज़ करता है और गर्मियों में उनको कूलिंग के लिए। तो ये कितना अच्छा एक प्रोसेस है कि सर्दियों में ये उसको हीट प्रोवाइड करता है, जियोथर्मल हीट पंप बिल्डिंग्स को, और गर्मियों में क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो जियोकेमिस्ट्री जो है वो हमारी क्या थी, अर्थ की स्टडी। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें हम केमिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं और उसके साथ साथ हम मेडिसिन को भी स्टडी करते हैं। दोनों की कॉम्बिनेशन स्टडी को क्या कहते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब क्या होता है, इस ब्रांच में केमिस्ट जो है वो क्या करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, वो बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं और सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोड्यूस करते हैं, किस चीज़ को, मेडिसिन को या फिर ड्रग्स को। ड्रग्स जैसे केमिकल्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो हम दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, जो ऐसे ड्रग्स या मेडिसिन बनाई जाती हैं जो कि मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए क्या होती हैं, बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद होती हैं। अब इसमें क्या है, उनकी डिस्कवरी है, यानी उनको एक तो इजाद करना, नई-नई मेडिसिन को डिस्कवर करना, फिर उनको डिलीवर करना, उन मेडिसिन को बनाना, प्रोड्यूस करना, फिर उन लोगों तक उनको पहुँचाना, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन को और मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके वो ड्रग किस तरह से एब्जॉर्ब हुई, किस तरह से उसने रिएक्शन किया, उन सब चीज़ों को इसके अंदर स्टडी किया जाता है। सिर्फ मेडिसिन के बनाने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उसकी आगे जो उसकी एब्जॉर्प्शन है और किस तरह से वो इफेक्टिव हुई, उसको भी स्टडी किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि मेडिसिन जो थी वो ह्यूमंस के लिए इफेक्टिव थी भी सही या नहीं थी, या इसको और इफेक्टिव जो है या और सेफ किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स वगैरह होती हैं, तो उन सब की स्टडी को हम किस में पढ़ते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम देखते हैं कि स्पेस में जो केमिस्ट्री है ना उसको स्टडी करते हैं, यानी स्पेस जो हमारी खला है ना उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है या उसकी केमिस्ट्री को हम देखते हैं। इसमें साइंटिस्ट ये देखते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो है स्पेस के अंदर वो कैसे बनते हैं। तो इसमें हम मॉलिक्यूल्स और आयंस को, मैंने आपको बताया, रिकरिंग इन स्पेस जो कि स्पेस के अंदर होते हैं, उनको देखते हैं। और इंटरस्टेलर स्पेस में हम उनको देखते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस होते हैं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो कि हमारी स्पेस में होते हैं ना, उसको कहते हैं हम इंटरस्टेलर स्पेस। तो इस डिसिप्लिन में, यानी कि इस फील्ड में हम क्या देखते हैं, हम जो है वो अबंडेंस कहते हैं क्वांटिटी को, यानी कितनी जो है वो तादाद में वो प्रेजेंट है और रिएक्शंस हो रहे हैं किस चीज़ के, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के और आयंस के हमारी यूनिवर्स के अंदर। और फिर उनकी जो है वो इंटरेक्शन क्या होता है, ताल्लुक होना किसी चीज़ का, तो वो आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ये स्पीशीज, या फिर ये जो रेडिएशन है, जो इनसे एनर्जी जो है वो रेडिएशन कैसे रिलीज होती हैं। तो जो स्पेस की केमिस्ट्री है ना, जो स्पेस के अंदर यानी खला के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स वगैरह प्रेजेंट है स्पेस में और इंटरस्टेलर स्पेस में, उसको हम जो है स्टडी करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, अब आगे यहाँ पे ना एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज दी हुई है आपकी बुक में कि एक ल्यूनर मिशन है, यानी एक ऐसा साइंटिफिक मिशन है जो चांद की स्टडी के लिए, ल्यूनर कहते हैं ना मून को, जो चांद की स्टडी के लिए भेजा जाता है। तो वो जो मिशन है वो क्या लेकर आया, वो चांद से कुछ सैंपल्स लेकर आया। अब वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे उसके ऊपर, ये जो नीचे बताए हुए हैं इन एक्सपेरिमेंट्स। तो अब आपने बताना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से रिलेटेड है। तो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ, लेकिन सॉल्व करने से पहले आप खुद इसको साथ-साथ सोचने की कोशिश करें, क्योंकि सारी ब्रांचेस को आपने खुद भी तो अभी स्टडी कर लिया ना। अच्छा, सबसे पहले है डिटरमाइनिंग इट्स कॉम्पोजिशन, यानी उसकी कॉम्पोजिशन को, कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कितनी-कितनी परसेंटेज है, तो उसको डिटरमाइन करना है, उसको पता लगाना है। तो हम कॉम्पोजिशन को तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में पता लगाते हैं ना, कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि सैंपल्स का एनालिसिस करते हैं, यानी इसके अंदर कौन-सा एलिमेंट है और कौन-सा कंपाउंड प्रेज़ेंट है। तो ये कौन-सी ब्रांच होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है स्टडीइंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स, यानी इसके अंदर जो भी मटेरियल्स है ना जो प्रेजेंट है उसके अंदर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके रिएक्शन, उनकी कंडक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कितनी स्पीड से रिएक्शन हो रहे हैं, तो उसको मेजर करना है। तो वो हम किस में करते हैं, वो हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। उसके बाद आगे है कि कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद
यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, यानी कि हमने केमिकल रिएक्शंस को तो करना है, लेकिन किसके साथ करना है? इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स के साथ करना है, यानी नॉन कार्बन कंपाउंड्स के जो रिएजेंट्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। और वैसे भी मून का सैंपल है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो नहीं ना सैंपल, मून का सैंपल है, तो इसके अंदर जो रिएक्शंस होंगे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होंगे। तो इनको जब हम स्टडी करेंगे, मून के जो मिनरल्स वगैरह हैं उनको, हम उनके रिएक्शंस को, तो उसको कहते हैं, वो किस में स्टडी करेंगे? वो हम करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगले लेक्चर्स की अपडेट्स मिलती रहें।